नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार के कटिहार में पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। कटिहार में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सियासी सरगर्मी पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के 40 दावेदार हैं और मैं खुद भी उन दावेदारों में शामिल हूं। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाने पर सीधे टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले ही अपना पक्ष साफ कर चुकी है, इसलिए वह इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। वहीं प्रशांत किशोर की रैली पर भी पप्पू यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की रैली पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रही है। भैया, मुख्यमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस नेतृत्व न तय कर, उसमें ना हम है, न 13 में, न 3 में। तो हमारे लीडर बैठ करके, महागठबंधन के लीडर बैठ कर तय करेंगे। सचिन पायलट जी भी कर दिए और हमारे प्रभारी भी लगातार बोल रहे हैं। तो उसमें पप्पू यादव प्रवक्ता भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। तो घोषणा कर दी कि भैया, कोई भी पार्टी अपना नेता घोषित कर सकता है। हम मुख्यमंत्री के दावेदार है, हम अपने घोषित कर। अरे भैया, अब तो 40 तो मुख्यमंत्री के दावेदार है, उसमें एक तो हम है। कांग्रेस के पलायन रोको नौकरी 2 मार्च में शामिल होने राजस्थान से पटना पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरे मामले को देखें, बिहार में पलायन क्यों हो रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि बिहार सरकार ने नौजवानों के साथ जो वादा किया था उनको उन्होंने पूरा नहीं किया है। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दोनों सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। नौजवान को इस सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। पलायन रोजगार के सवाल पर सत्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस की सरकार में पलायन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, 20 साल में नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार है। जवाब उन्हें देना चाहिए। पलायन रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। आए और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है, जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, NSY, तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है, वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरियों में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, पूरा संगठन हमारा नौजवान के साथ खड़ा है। पटना में जदयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सचिन पायलट और कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा और मुख्यमंत्री आवास घेराव को चुनावी नौटंकी करार देते हुए कहा कि जब जब चुनाव आता है, विपक्ष इसी तरह के नारों के साथ सामने आता है। चौधरी ने दावा किया कि नीतीश सरकार अब तक 12 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी है, जबकि 10 लाख रोजगार देने के वादे को पार करते हुए कुल 35 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह विपक्ष का तरीका है, लेकिन जनता तय करेगी कि राज्य में चरवाहा विद्यालय चाहिए या NIT, IIT और BIT जैसी संस्थाएं। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने अपनी बात रखा है। सनी चौबे जी की अपनी सोच है और उन्होंने अपनी बात रखा है। सबका अपना अपना प्रयास है। जैसे जैसे चुनाव आता है, हर लोग अपने अपनी तरह से अपनी बातों को रखते हैं। हम लोग सिर्फ नीतीश कुमार का 2 नारा, न्याय के साथ विकास, पूरा बिहार मेरा परिवार और विकास, इसको लेकर हम लोग चल रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि नीतीश कुमार जी ने
अपने कार्यकाल में बिहार के लिए जो काम किया है उस विकास पर बिहार की जनता दोबारा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का मोहर लगाएगी। पटना में आरजेडी विधायक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आरजेडी के चर्चित विधायक रीतलाल यादव के 11 ठिकानों पर पटना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस को 10.5 लाख रुपए नकद, 77.5 लाख रुपए के ब्लैक चेक और 4 संदिग्ध चेक समेत कई अहम दस्तावेज और सामग्रियां मिली हैं। खबरों के मुताबिक छापेमारी की जानकारी विधायक को पहले ही मिल चुकी थी और कार्रवाई से पहले ही वे अपने आवास से निकल चुके थे। अब पुलिस पहुंची तब रीतलाल यादव वहां मौजूद नहीं थे। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि छापेमारी की सूचना लीक किसने की। यह पूरी कार्रवाई एक बिल्डर की शिकायत पर आधारित है। पुनाई चक निवासी बिल्डर कुमार गौरव ने बताया कि विधायक रीतलाल यादव और उनके सहयोगी उनसे रंगदारी मांग रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बिल्डर की शिकायत खगोल थाने में दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर विधायक, उनके भाई, भतीजे और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट से सर्च वारंट मिलने में करीब 3 घंटे का वक्त लग गया और इसी बीच रेड की सूचना लीक हो गई। पुलिस अभी तक इस लीक की जांच कर रही है। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने पूरा इंतजाम किया था। करीब 200 पुलिसकर्मी, दर्जनों गाड़ियां, ड्रोन कैमरे और आर्म्स डिटेक्टर के साथ पुलिस टीम दानापुर के कोथवा स्थित विधायक के आवास पर पहुंची और पूरे परिसर की सघन तलाशी ली गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। बिहार में मौसम ने एक बार फिर अपना कहर बरपा दिया है। बीते 48 घंटों के दौरान आई तेज आंधी, बारिश और वज्रपात की घटनाओं में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक मौतें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में हुई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने जानकारी दी कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी और भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर मकान और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान चली गई, वहीं वज्रपात की चपेट में आकर भी कई लोगों की मौत हुई है। सरकार ने इस गंभीर आपदा पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 24 घंटे के भीतर 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया। संबंधित जिला पदाधिकारियों को भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए भी कहा गया। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि हर जिले से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आंकड़ा 80 तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ स्थानों से अपडेट आना बाकी है। फिलहाल राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। बिहार के सहरसा में भतीजे ने चाची को गोली मार दी। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के सुहत गांव में जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया है, जब एक युवक ने अपनी 80 वर्षीय चाची लाना देवी को गोली मार दी। विवाद जमीन के बंटवारे को लेकर था, जो लंबे समय से चल रहा था। घटना के बाद आरोपी युवक फरार हो गया। बुजुर्ग महिला को गंभीर हालत में सहरसा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग महिला लाना देवी और उनके देवर के बेटों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था, जिसको लेकर आरोपी युवक ने लाना देवी की कमर में गोली मार दी। ग्रामीण इस मामले को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। चौदह अप्रैल को मुंगेर के घोरघट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। गुजरात से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भागलपुर पहुंची। गुजरात में जिस कलाकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशाल प्रतिमा को तैयार किया, वही कलाकार भागलपुर में आए संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी तराशा है। इस मूर्ति का निर्माण राम सुथार की टीम ने 5 महीने 14 दिन में तैयार किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 12.5 फीट की प्रतिमा
गुजरात से दिल्ली के रास्ते भागलपुर पहुंची। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन मुंगेर जिले के अंतर्गत घोरघट में स्थापित की जाएगी बाबा साहब की प्रतिमा। भागलपुर आते ही उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई और बाबा साहब अमर रहे के नारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। बिहार के मुंगेर जिले के गोरघट गांव में 28 फीट ऊंची पेडेस्टल के साथ 12.5 फीट की संविधान की निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के रांची में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम का एक दिवसीय कार्यशाला शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। कार्यशाला के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी जिले में गोष्ठी का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं संपर्क अभियान के तहत सभी कार्यकर्ताओं को नए प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता तक कांग्रेस द्वारा बाबा साहब के साथ किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कभी भी बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने देना चाहती थी। उन्होंने 2 बार चुनाव और उपचुनाव में हारने का कार्य किया। कांग्रेस की सरकार में उन्हें भारत रत्न नहीं देकर बाबा साहेब का अपमान किया गया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उन्हें 2 गज जमीन नई दिल्ली में समाधि स्थल के लिए नहीं देना कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने वाजपेयी जी के कार्यकाल में बाबा साहब को भारत रत्न दिया और बाबा साहब के सम्मान में पंच तीर्थ बनाकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम 1995 में किए गए संशोधन के खिलाफ शनिवार को गढ़वा में अल्पसंख्यक अधिकार मंच के बैनर तले एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। यह रैली स्थानीय मदरसे से शुरू होकर मुख्य मार्गों से गुजरती हुई टाउन हॉल पहुंची, जहां एक जनसभा आयोजित की गई। सभा को पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, फरीद खान, मासूम खान समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ अधिनियम में किया गया संशोधन अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन है और यह असंवैधानिक एवं भेदभावपूर्ण है। सभा के अंत में रैली आयोजकों ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा और मांग की कि संशोधन को वापस लिया जाए। गढ़वा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने से 4 युवतियों की जान चली गई। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने सभी को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मीठी और रोमा छठी के कार्यक्रम में शामिल होने अपने रिश्तेदार के घर आई थी। शुक्रवार को लाडो, अंकिता, मीठी, रोमा और मीठी का भाई मिलकर पास के तालाब में स्नान करने गए थे। बताया जाता है कि गहरे पानी में एक एक कर चारों युवतियां डूबने लगी। मीठी का भाई जैसे जैसे बाहर निकलकर घर पहुंचा और परिजनों को सूचना दी, लेकिन जब तक मदद पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, गढ़वा एसडीओ संजय कुमार और थाना प्रभारी ब्रज कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। देवघर जिले की एसपी माइंस चित्रा में लापरवाही का आलम चरम पर है। एसपी माइंस चित्रा के कोलियरी से सटे तुलसी डाबर गांव में बसे ग्रामीण इन दिनों दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण जिस स्थान पर रहे हैं उससे महज 15 मीटर की दूरी पर ओपन कास्ट माइनिंग चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कभी उड़ते डस्ट, तो कभी पेयजल की समस्या, तो कभी स्वास्थ्य की समस्या, तो कभी ब्लांटिंग से उड़ते पत्थर की समस्या सहित अन्य यह आम सी समस्या हो गई है। कोलियरी खदान से लगभग 15 मीटर सटे तुलसी डाबर गांव में चौथी बार हैवी ब्लास्टिंग के कारण बुधवार को एक घर में उड़कर पत्थर का टुकड़ा गिरा,
जिससे थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जिस समय घर में पत्थर का टुकड़ा गिरा था, उसी समय बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे थे। हैवी ब्लास्टिंग और कोयले के उत्खनन के कारण इन ग्रामीणों का जीना मुहाल हो चुका है। तुलसी डाबर ग्रामीणों के साथ ब्लास्टिंग के उड़कर पत्थर का टुकड़ा एक परिवार के घर में गिरने को लेकर गुरुवार को ईसीएल, जीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा नियमित का पालन के साथ ब्लास्टिंग करने पर सहमति बनी। बोकारो में बिजली के तार बिछाने का विरोध हो रहा है। बोकारो के राधा गांव में लगे बीपीसीएल कंपनी के द्वारा बिजली के 33 केवी का हाई टेंशन तार बिछाने को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बीपीसीएल कंपनी झोपड़ो गांव से होते हुए अंडरग्राउंड बिजली की तार को ले जाना चाह रही है। कंपनी का कहना है कि पिछले 1.5 साल से जनरेटर के माध्यम से काम चलाया जा रहा है। कंपनी को संचालित करने के लिए बिजली बहुत जरूरी है, लेकिन ग्रामीणों की मांग यह है कि जिस जमीन को खोदकर बिजली ले जाई जा रही है वह रैयतों की है। तब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वह बिजली के तार बिछाने नहीं देंगे। इसको लेकर शुक्रवार को मजिस्ट्रेट की देखरेख में जमीन मापी गई। मजिस्ट्रेट ने रैयतों से बातचीत करने के लिए बालाडीह थाने बुलाया, लेकिन रैयतों ने थाने में बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वह इस मापी से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने मापी करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया था। उन्हें कुछ बताया ही नहीं कि कंपनी के ठेकेदार ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासन पहले सारे जमीन को जीएम लैंड बता रहा था, जबकि मापी के बाद इसमें रैयतों की जमीन निकल आई है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ग्वालियर में चोरी के यूं तो बहुत सारे मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन ग्वालियर में एक चोर ऊर्जा मंत्री की जेब काटने जा पहुंचा, लेकिन उसका हाथ मंत्री जी की जेब की जगह पास में ही खड़े हुए दूसरे नेताजी की जेब में चला गया और पब्लिक ने उसे धर दबोचा। दरअसल ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर ज्योतिबा फूले जयंती के मौके पर रैली का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों के साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, उस वक्त एक चोर उनके पास जा पहुंचा। उनकी गाड़ी में बैठने से पहले उनकी जेब में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन चोर का हाथ मंत्री की जेब की जगह पास खड़े दूसरे नेताजी की जेब में चला गया। वह जेब से कुछ चुराता उसके पहले ही नेताजी ने उसे पकड़ लिया। यह देख ऊर्जा मंत्री के करीबियों के साथ रैली में मौजूद लोगों ने चोर की पिटाई करना शुरू कर दिया। लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। नर्मदापुरम में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नर्मदापुरम में एक कॉलेज में चपरासी एक कॉपी की जांच कर रहा था। नर्मदापुरम के पिपरिया के शहीद भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चपरासी ने उत्तर पुस्तिका की जांच करने का मामला सामने आया है। महाविद्यालय में एक चपरासी ने बीए हिंदी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया था, जिसके एवज में उसे 5,000 रुपए दिए गए थे। वहीं इस मामले में करीब 2 महीने की जांच के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने जिम्मेदार प्राचार्य और राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक को निलंबित कर दिया। दरअसल 31 जनवरी को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में यह दावा किया गया था कि कॉलेज में पदस्थ चपरासी पन्नालाल पठारिया कॉपी जांच रहा है। इस मामले में कॉलेज के विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई थी। वायरल वीडियो पर कार्रवाई की मांग को लेकर छात्र प्रभारी प्राचार्य राकेश वर्मा के पास पहुंचे थे। प्राचार्य वर्मा ने इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं होने और पीड़ित के शिकायत करने पर कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और छात्रों ने स्थानीय विधायक ठाकुरदास नागवंशी को ज्ञापन सौंपा। बाद में मामले की जांच उच्च शिक्षा विभाग से की, तो उच्च शिक्षा विभाग ने जांच समिति की रिपोर्ट में मूल्यांकन कार्य में गंभीर लापरवाही पर मूल्यांकन कार्य प्रभारी नोडल अधिकारी डॉक्टर रामगुलाम पटेल और प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर राजेश वर्मा को निलंबित कर दिया।
कोरोना काल में मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 211 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे। इन प्लांट के जरिए वातावरणीय हवा में मौजूद ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदलकर मरीजों के पलंग तक पहुंचाया जाता था। अब हालत यह है कि 211 प्लांटों में से 114 प्लांट पूरी तरह बंद हैं। सिर्फ 97 प्लांटों में ही ऑक्सीजन उत्पादित कर रहे हैं। जो 114 प्लांट बंद हुए हैं उन अस्पतालों में अब ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में खरीद कर उपलब्ध कराई जा रही है। इसका असर सीधे राज्य सरकार के राजस्व पर पड़ रहा है। अगर मुरार जिला अस्पताल के एलएमओ प्लांट की बात करें तो निजी कंपनी को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 40 लाख रुपए सालाना भुगतान किया जा रहा है। हालांकि मुरार जिला अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राजेश बिरथरिया के मुताबिक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को जल्द ही मेंटेनेंस कर चालू किया जाएगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की सहायक पुलिस निरीक्षक अश्वनी बिंद्रे हत्याकांड में पनवेल सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी और पूर्व पुलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वर्ष 2016 में अश्वनी बिंद्रे अचानक लापता हो गई थी। आगे की जांच में यह सामने आया कि उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उनका सहकर्मी अभय कुरुंदकर प्रमुख संदिग्ध था। उस पर आरोप था कि उसने अश्वनी की हत्या करके सबूत नष्ट कर दिए। पनवेल कोर्ट ने अभय कुरुंदकर को हत्या के आरोप में दोषी माना है। इस केस में एक अन्य आरोपी को भी निर्दोष करार दिया गया, जबकि 2 अन्य को सबूत नष्ट करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। अब 21 अप्रैल को कोर्ट इस मामले में सजा सुनाएगा। फैसले के बाद अश्वनी बिंद्रे के परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया। अश्वनी बिंद्रे के परिजनों ने कहा कि हमने 7 साल इंतजार किया, आखिरकार सत्य और न्याय की जीत हुई। अश्वनी बिंद्रे मामले में जो है कोर्ट की आखिरी सुनवाई है। जानते हैं सरकारी वकील से क्या क्या किन मुद्दों पर बात की गई है। क्या सर आज आखिरी सुनवाई है, उसमें क्या क्या मांगनी की गई है? नहीं, आज सजा के सुनवाई के लिए रखी है कि इनको ज्यादा से ज्यादा क्या सजा दी जाए, यानी फांसी दी जाए या इनको जो जन्मठे मराठी में कहते हैं वो दिया जाए। ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस थे जिसके बिहेव पे ये सब किया गया? तो ऐसे मुख्य एविडेंसेस क्या थे? क्योंकि कई एविडेंस सब जैसे हम परिस्थिति जन्य बोलते हैं वैसे एविडेंस थे और उन्हीं का ही जो है न्यायालय ने सोच में लिया है कि कौन सी बातें हैं जिनका वो नकार नहीं कर सकते, नकारते नहीं। ऐसे सब बातों की सोच करके कौन सी बात है जिसकी वजह से ये ओपन जो अप्रूव हो रहा है, ये बातों का सोच में लेके न्यायालय ने निर्णय तो दे चुका है न्यायालय, लेकिन अभी सजा कितनी देते हैं देखेंगे। सब करीब 9 साल लगे इस पूरे मामले को लेकर, तो इस पे क्या? 9 साल में जो है वो पहली प्रोसीजर रहती है जो चार्ज फ्रेम करना वगैरह, 1 साल उसमें गया। ये केस अलीबाग से पनवेल में आ गई और 2 साल कोरोना में गए, ये भी हमें सोचना चाहिए। और बाद में इसमें 84 विटनेसेस हमने एग्जामिन किए हैं, तो उसमें तो टाइम जाएगा कि बड़े बड़े विटनेसेस थे, कई दिनों तक एक एक विटनेस, उनके जो गुनाह था बहुत गंभीर था, इसके लिए उनके वकील ने भी कई दिनों तक उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन की। बाद में इसमें जो हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई वो कोर्ट के मुताबिक 58 घंटे हमारी आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से चली। तो ये सब ध्यान में लेते हुए अभी न्यायालय का भी जो टाइम था वो यहाँ भी कई वजह थी, उसकी वजह से 3-4 महीने ऐसे निकल गए, इसका उतना भी विलम्ब हो गया। सर उम्मीद है कि जो कड़ी से कड़ी शिक्षा होगी या हमारी मांग जो है वो कड़ी की कड़ी सजा देने के लिए रहेगी। सर बचाव पक्ष के लिए भी कुछ कर सकते हैं आरोपी की तरफ से? तो क्या उसने अभी नहीं, अभी वो सजा कम से कम दे दो इतनी बात कर सकते हैं, क्योंकि सजा तो हो गई है ना। अभी वो दया दिखाई जाए इस तरह की प्रार्थना कर सकते हैं। थैंक यू। पूरी तरह से अभी कोर्ट का जजमेंट आएगा, देखना है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। कैमरा पर्सन साहब, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।